हेलो दोस्तों, आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज की हमारी जो क्लास है वो है धातु और अधातु से संबंधित। उसमें हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी और धातु की प्राप्ति के बारे में। तो सक्रियता श्रेणी के सबसे पहले देखें कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। कि धातु की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये वाली धातु होती है अधिक अभिक्रियाशील होती है। जैसे कि आपको पता है कि पोटेशियम और सोडियम को वायु में खुला छोड़ देने पर वो क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसका मतलब वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वो आग पकड़ लेती है। आगे देखना, मैं एक बार सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखवा रहा हूं, आप लिखिए सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी, और इसके बारे में लिखिए धातु की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो श्रेणी है, व्यवस्थित करने की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इधर देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि धातु की अभिक्रियाशीलता उसकी क्रियाशीलता के आधार पर धातु को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का मैं बात करूं तो आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये अधिक अभिक्रियाशील है। और आप सबको पता है कि पोटेशियम और सोडियम को वायु में खुला छोड़ देने पर वो क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि धातु की प्राप्ति। आपने देखा कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, नॉर्मल वे के अंदर बताएं तो धातु की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो श्रेणी होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब धातु की प्राप्ति, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धातु की प्राप्ति। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे आप खनिज की, कि खनिज क्या होता है। तो भूपरपट्टी है, पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है, जो पृथ्वी की जो अंदर की जो परतें हैं, उनमें कुछ तत्वे, कुछ खनिज, कुछ यौगिक निकलते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है उसमें कई प्रकार के इस प्रकार के तत्व हैं जो हमारे लिए निकालना लाभकारी और सरल होता है। तो आप सबसे पहले खनिज के बारे में लिखिए कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पृथ्वी की भूपरपट्टी में से भूपरपट्टी से पृथ्वी की भूपरपट्टी से में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। उसके बाद में लिखोगे अयस्क के बारे में। अयस्क क्या होता है? जिस खनिज को निकालना हमारे लिए लाभकारी एवं सरलता पूर्वक हो,
उसे अयस्क कहते हैं। पृथ्वी की निचली परत से जो तत्व, जो पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके खनिज। और इसके बाद में अयस्क क्या होता है कि जिस खनिज को निकालना हमारे लिए क्या हो, लाभकारी हो तथा सरलता पूर्वक हो, उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है अयस्क की परिभाषा, ये पूछी जाती है। अब हम हमारे हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी के अंदर अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु का निष्कर्षण, मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातु का निष्कर्षण और निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु का निष्कर्षण हमें करना है। यही हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। आगे देखो, पहली हम बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु का निष्कर्षण। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। और ये वाली धातु सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, जो इस वायु के अंदर स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती है, प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और इनके धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार आप थ्योरी के रूप में इसमें लिखिए कि सक्रियता श्रेणी में, इसमें लिखिए आप सक्रियता श्रेणी में निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सोना, चांदी, प्लेटिनम और इसके साथ मरकरी आदि धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए इन धातुओं के धातु ऑक्साइड को गर्म करके धातु की प्राप्ति की जा सकती है। धातु की प्राप्ति की जा सकती है। एक बार इसको समझना, सक्रियता श्रेणी में निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु कौन कौन सी होती है? सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सोना है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली स्वतंत्र धातु के नाम बताओ, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था के। और इनके धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो उन धातुओं का नाम बताओ, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। और इनकी प्राप्ति करने के लिए मैं पूरा इनका प्राप्ति के लिए बता रहा हूं। एक बार इधर देखिए आप सब लोग, जैसे कि उदाहरण की बात करूं, उदाहरण मरकरी उदाहरण
मरकरी का अयस्क सीना बार होता है और सीने बार का सूत्र होता है HgS। अब इधर देखिए, हमें पता है कि ये सल्फाइड अयस्क है और इस सल्फाइड अयस्क को बर्जन विधि के द्वारा वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यहां पर किस विधि का उपयोग करेंगे, बर्जन विधि का। ये मैं भी और ये बर्जन विधि का पूरा विस्तार से बताऊंगा मैं, लेकिन एक बार यहां पे आप इतना ध्यान रखो कि सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा, बर्जन विधि द्वारा। किसके द्वारा, बर्जन विधि द्वारा। तो HgS, तो इसको वायु की उपस्थिति में मैंने गर्म किया तो HgO प्लस SO2 मेरे को प्राप्त हो गया। वापिस इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, HgO को मैंने इसको तापन दिया यहाँ पे, और इसके बाद में वापिस यहाँ पे तापन दिया तो मेरे पास Hg प्लस O2 प्राप्त हो गई। ये धातु की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातु है, उसमें बर्जन और निष्तापन दोनों आएंगे, उनको वहां पर मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु है, इतना ध्यान रखना कि इनको गर्म करने पर, इन धातुओं को गर्म करने पर धातु प्राप्त की जाती है। धातु ऑक्साइड, जो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको गर्म करने पर धातु की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ आपके जो सीने बार है, मरकरी का जो अयस्क है, इसको वायु की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रही है। इसी धातु ऑक्साइड को वापिस ताप देने पर आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है। अब देखना, हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक यह देखा कि निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु होती है वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर होती है। निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु वो स्वतंत्र अवस्था में होती है। अब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो गई, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये हो गई। इसके बाद इसके धातु ऑक्साइड को, निम्न अभिक्रियाशील वाली जो धातु होती है उसके धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर ही सीधा प्राप्त किया जा सकता है। इधर देखो कैसे, यहां पर मेरे पास धातु ऑक्साइड है, इसको मैंने गर्म किया और मुझे धातु प्राप्त हो गई। लेकिन इससे पहले जो ये बर्जन विधि है, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं, तो इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। ये दो धातु आपको सल्फाइड अयस्क दिखाई दे रहा है आपको, इसको वायु की उपस्थिति में, बर्जन का मतलब होता है किसी भी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त की जाती है। और इसी धातु ऑक्साइड को मेरे पास यहाँ पे जो धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु है, इसलिए इसको गर्म करने पर धातु प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आगे देखो, उसके बाद में है सक्रियता श्रेणी। दो नंबर वाली है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में मध्यम में स्थित, मध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ये देखिए, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में मध्यम में आने वाली धातुएं आयरन, जिंक, लेड आदि धातुएं सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है। कौन कौन सी धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशीलता में मध्यम में आने वाली जो धातुएं हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है।
कार्बोनेट और सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। कौन सी? मध्यम में आने वाली धातुएं। जबकि निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु होती है वो सल्फाइड अयस्क के अंदर है, तो बर्जन विधि के द्वारा। अब यहाँ पे मैं बर्जन विधि और निस्तापन विधि दोनों का जिक्र करूंगा, लेकिन अभी तक तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी के अंदर जो मध्यम के अंदर जो धातु है वो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क में होती है। अब ये किस विधि के द्वारा हम इनको धातु ऑक्साइड में प्राप्त करेंगे? तो इधर देखिए, एक नंबर लिखिए आप बर्जन के बारे में, बर्जन, और इसमें आप लिखोगे, और इसी तरफ मैं निस्तापन बना रहा हूं ताकि तुम्हारी ये बात समझ में आए। निस्तापन। अब देखिए, बर्जन क्या होता है? जब सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, किया जाता है, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को बर्जन कहते हैं। इधर देख, निस्तापन के अंदर इसी के अंदर इसी प्रकार से जब, लेकिन इसमें जो अयस्क का नाम है वो है कार्बोनेट अयस्क। जब कार्बोनेट अयस्क को, इसमें कौन सा हो गया? सल्फाइड अयस्क हो गया, इसमें कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को, इनके दोनों के मध्य अंतर पूछा जा सकता है। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, यहाँ पे वायु की उपस्थिति के अंदर, यहाँ पर वायु कम मात्रा में होनी चाहिए, वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, तो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को, प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। उदाहरण के रूप में इधर देखिए, उदाहरण के रूप में जैसे कि मेरे पास ZnS है, जिंक सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति में मैंने क्या लिखा? जब किसी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ZnO, जिंक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, तो इसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्जन कहा जाता है। जब धातु, ये आपका सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गई हमें। इधर ZnCO3, अब यहां पे आपने क्या दिया? ताप दिया, लेकिन वायु की क्या है? सीमित मात्रा है, तो वायु की सीमित मात्रा होने की वजह से हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करवाई, और यहाँ पे ZnO प्लस CO2, और दोनों प्रक्रिया के अंदर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, और हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड। और यहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा।
ये धातु ऑक्साइड और ये धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। दोनों के अंदर धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वर्जन के अंदर सल्फाइड अयस्क होता है। कौन सा अयस्क होता है? सल्फाइड अयस्क होता है। और इसके अंदर निस्तापन के अंदर, इस निस्तापन के अंदर होता है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क। इस वर्जन के अंदर वायु की उपस्थिति, वायु की क्या होती है? अधिक मात्रा होती है। वायु की उपस्थिति में इसमें वायु की सीमित मात्रा के अंदर, ये बात वर्जन और निस्तापन के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें सल्फाइड अयस्क, वायु की उपस्थिति और धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसमें कार्बोनेट अयस्क और ये वायु की सीमित मात्रा और धातु ऑक्साइड प्राप्त, ये हो गया। अब हमने पहले क्या देखा था? हमने पहले ये देखा था कि सक्रियता श्रेणी में मध्यम में आने वाली धातुएं जिंक है, लेड है, आयरन है आदि धातु सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो ये धातु जो पाई जाती है, इनको किस विधि के द्वारा धातु ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है? वर्जन और निस्तापन के द्वारा। तो चलो हमने वर्जन और निस्तापन के द्वारा यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अब जो हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुई है, इस धातु ऑक्साइड का क्या किया जाता है? कार्बन के साथ में अपचयन करवाया जाता है। तो कार्बन के साथ में कैसे अपचयन करवाना है? तो इधर देखिए आप, ZnO है मेरे पास, इसका मैंने कार्बन के साथ अपचयन करवाया और अपचयन करवाने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? Zn+CO प्राप्त हुआ। इस देखो यहां पर हमने क्या करवाया? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन करवाने पर, अपचयन करवाने से धातु की प्राप्ति होती है। धातु की प्राप्ति होती है। ये आ गई, ये पूरा का पूरा आपके क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है मध्यम के अंदर आने वाली धातु। मैं शुरू से वापस से आपको बता रहा हूं। यहां से देखो, ये पहले आपके पास निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु है और निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु को किस प्रकार से, निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? देखो ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु होती है, वो आप ध्यान में रखोगे कि स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब कौन कौन सी होगी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु? ये आपके सोना होगी, चांदी होगी, प्लेटिनम होगी, मरकरी होगी। उदाहरण देख लेते हैं। अब उदाहरण हमने देखा कि जो मरकरी है इसका अयस्क होता है सीनेबार। अब सीनेबार HgS, अब इसको हमने वायु की, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है, इसको हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया और मुझे क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब हमने जो मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातु है उसमें तो हमने इस धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपचयन करवाया, लेकिन यहां पर ये स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण इसका हमने सीधा ही गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगी? धातु प्राप्त होगी। और यही चीज हमने लिखा कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इन धातुओं के धातु ऑक्साइड को गर्म करके धातु की प्राप्ति की जा सकती है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अब ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आता है निम्न सक्रियता श्रेणी के अंदर मध्यम के अंदर स्थित धातु का निष्कर्षण। इसमें आयरन है, जिंक है, लेड है और ये मध्यम वाली धातु किसके रूप में होती है? आपके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। अब देखो आगे, अब वर्जन के द्वारा सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड के अंदर बदला जाता है और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। अब ये मध्यम के अंदर है तो ये कोई स्वतंत्र अवस्था में तो पाई नहीं जाती, इसलिए इनको कार्बन के साथ में क्या करवाना? अपचयन करवाना है। और मैंने कार्बन के साथ इसका क्या करवा दिया? अपचयन करवा दिया। तो अपचयन करवाने के साथ में मुझे क्या प्राप्त हो जाती है? धातु प्राप्त हो जाती है। अपचयन का मतलब आप समझते हो कि ऑक्सीजन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है और इस कार्बन के अंदर उपचयन हो रहा है। तो
तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो मैंने कार्बन के साथ अपचयन करवाने पर मेरे को क्या प्राप्त हो जाती है, धातु। अब इसके बाद में एक और टॉपिक रहता है लास्ट, कि सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर वाली धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो वो किया जाता है आपके, ना तो कोई वो स्वतंत्र अवस्था में होती है और ना ही किसी और विधि का उपयोग किया जाता है, उसके लिए होती है विद्युत अपघटनी विधि। उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो ये सारी की सारी। तो आज के लिए खूब है, धन्यवाद।